हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे पीजीटी साइकोलॉजी 2016 का क्वेश्चन पेपर, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है। अगर आप लोगों ने उसको एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो पेपर कोड है PG13 है। अब हम लोग उस आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, चित्रात्मक संकेतों का शक्तिशाली सेट या विन्यास सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? यानी हु प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द पावरफुल सेट ऑफ पिक्टोरियल क्यूज? कोफ्का ऑप्शन ए है, बी है वर्दिमर, सी है कोहलर और डी है गिब्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो वर्दिमर है, ठीक है। और वर्दिमर ने जो है कि शक्तिशाली सेट विन्यास का सर्वप्रथम दिया था। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो कोफ्का, वर्दिमर और कोहलर हैं, इन तीनों को हम लोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। गेस्टाल्टवाद के साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है इन लोगों को। प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए लिखने में, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैक्स वर्दिमर जो है, इन्हें गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता है, मैक्स वर्दिमर को, ठीक है। और इनकी एक बुक है, बुक का नाम है इनकी प्रोडक्टिव थिंकिंग। इनकी बुक का क्या नाम है? प्रोडक्टिव थिंकिंग नाम की इन्होंने बुक लिखी है। हो सकता है इस बार पूछा जाए क्वेश्चन कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने 5 फेनोमेना दिया था, 5 अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट भी यही लाए थे। 5 फेनोमेना में होता क्या है, इसमें दरअसल परसेप्शन ऑफ मूवमेंट यानी कि गति प्रतिक्षण का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, गति प्रत्यक्षण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु गिव्स परसेप्शन ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट। तो कौन होंगे? वर्दिमर होंगे। दरअसल इसमें मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ क्या होता था। इसमें इन्होंने 2 बल्ब लिए, दोनों बल्ब को दोनों बल्ब को 30 मिलीसेकंड के अंतर पे जलाया और प्रयोज्यों से ये पूछा कि कौन सा बल्ब जो है पहले जलाया या तो प्रयोज्यों ने क्या बताया कि दोनों बल्ब जो है एक साथ जलाएं। और टाइम डिफरेंस जब इन्होंने 60 मिलीसेकंड कर दिया तो प्रयोज्यों ने बताया कि एक बल्ब दूसरी बल्ब की ओर गति कर रहा है, यानी कि गति मूवमेंट, गति का प्रतिक्षण इन्होंने बताया। तो यही था इनका जो प्रयोग था। बाकी का डिटेल में आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक सड़क दुर्घटना में मोहन के सिर में चोट लगी। दुर्घटना के बाद से सोहन की नई स्मृतियों की क्षमता नहीं बनी। उसको दुर्घटना से पहले हुई घटना याद नहीं, माफ़ कीजिएगा, उसको दुर्घटना से पहले हुई बहुत सी घटनाएं याद रहीं, परंतु वह 15 मिनट पहले हुई दुर्घटना याद नहीं कर सकता। सोहन के मस्तिष्क के किस भाग में चोट लगने की अधिक संभावना है? देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है समझने वाला है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क स्तंभ, बी है हिप्पोकैम्पस, सी है स्पाइनल कॉर्ड और डी है जालाकार रचना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए जो हिप्पोकैम्पस होता है, इसका काम क्या है, ये सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो मानव मस्तिष्क का ये एक विशेष भाग है जो कि हिप्पोकैम्पस है, ये सूचनाओं को एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफ़र करता है। और जिन व्यक्तियों का हिप्पोकैम्पस जो है किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो तुरंत की घटित घटनाओं को याद रख पाते हैं, परंतु वे इन्हें लंबे अरसे तक याद रखने में क्या होते हैं, असमर्थ रहते हैं। इन्हें लंबे अरसे तक याद रखने में क्या होते हैं, ये असमर्थ होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ये है, जैसे आपका जो थैलमस और हाइपोथैलमस होता है वो इनकोडिंग का काम करता है, ठीक है। और हिप्पोकैम्पस जो है सिनेप्सिस का निर्माण करने में मदद करता है। जो आपका हिप्पोकैम्पस है सिनेप्सिस का निर्माण करने में मदद करता है और नए संबंधों को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे आपकी मेमोरी जो है मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रयोगकर्ता द्वारा प्रहस्तित परिवर्त्य कहा जाता है।
ऑप्शन ए है आपका, यानी कि द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IV डिपेंडेंट वेरिएबल, DV, C है कंट्रोल वेरिएबल, D है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इसका जो जब जिस वेरिएबल में हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं या जो एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है वेरिएबल को, वो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटर जो है मैनिपुलेट कर सकता है। देख लेते हैं फटाफट क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? द वन थिंग यू चेंज, यानी कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं, लिमिट टू ओनली वन इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जिस कंडीशन को जो प्रयोगकर्ता जो है या जो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटर है, वो जिस प्रहसन को चेंज कर सकता है जो उसके कंट्रोल में होता है, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द चेंज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि IV की वजह से DV में IV की वजह से जो चेंज होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। कंट्रोल वेरिएबल का क्या होता है? एवरीथिंग यू वांट टू रिमेन कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है जब चाहता है कि सारी चीज़ों को एकदम कंट्रोल कर ले, अनचेंज हो, कांस्टेंट हो, तो वो कंट्रोल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो आपका चौथा है, इसमें आपका वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो कि बाहरी रूप से आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इंटरप्शन डालता है। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, अनुक्रियाओं का आदत जन्य हो जाना कहा जाता है। अब आदत जन्य यानी कि द हैबिचुएशन ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड, ऑप्शन 1 है फोकसिंग ऑफ अटेंशन, B है ऑटोमेटिसिटी, अटेंशन, C है अटेंशनल कंसिस्टेंसी, D है वॉलंटरी अटेंशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वचालिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है, अनुक्रियाओं का आदत जन्य होना। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप जनरल टर्म में सोचेंगे तो वो चीज़ें जो वो रिस्पॉन्सेज जो आपकी आदत में समा गए हैं, आप ऑटोमेटिकली क्या है वो उस आपकी आदत में शुमार हो जाता है। जैसे मान लीजिए गर्म बर्तन को आपने पहली बार छुआ था तो उससे आपका हाथ जल गया था, अब नेक्स्ट टाइम क्या है आप कभी भी गर्म बर्तन को नहीं छुएंगे, वो आपकी आदत में शुमार हो गया। या ब्रशिंग है, टीथिंग है, माफ़ कीजिएगा, नहाना धोना या डेली रूटीन है, ये सब ऑटोमेटिसिटी में चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं जब अधिगम का स्तर उल्लेखनीय दर से घट जाता है? थकान कहते हैं या अप्रभावशीलता कहते हैं या नकारात्मक प्रेरणा या निरस्ता? तो देखिए क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द रेट ऑफ लर्निंग कंसिडरेबली डिमिनिशेस? तो उसे थकान कहते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आप शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत मन लगता है और लगभग 30 से 45 मिनट आप बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप फेडअप हो जाते हैं, आपके अंदर ऊब आने लगती है और 45 मिनट के बाद जब आप पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो थकान की वजह से, फटीग की वजह से आपको आलस आने लगता है और आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता जितना शुरुआत में लगा था। तो ये किसकी वजह से होता है? ये थकान की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 86, चेतना वैयक्तिकता और गत्यात्मक व्यवहार में अचानक और अस्थायी बदलाव दर्शाता है, यानी अ सडन एंड टेम्परेरी अल्टरनेशन इन कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी और मोटर बिहेवियर इंडिकेट्स डिएसोसिएटिव डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी, सोमेटिक डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डिएसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है, यानी वियोजित विकृति। देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा कि जो डी एसोसिएटिव डिसऑर्डर है, यानी कि आप एसोसिएट से, नियोजित से डी एसोसिएट हो गए। क्या डी एसोसिएट हो गया आपका? चेतना, व्यक्तिकता या गत्यात्मक, यानी कि आपके ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं, बिहेवियर डी एसोसिएट हो गए। और बाकी जो निगेटिव चीज़ें हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी है, ये आपको पता ही है, एक इंसान 2 पर्सनैलिटी शो करता है या 2 से ज़्यादा भी कर सकता है। सोमेटिक डिसऑर्डर, ये कोई दैहिक डिसऑर्डर नहीं है। ऑप्शन देखिए नेगेटिव वाले ऑटोमेटिक छट रहे हैं। रूपांतरित, कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये भी नहीं है। ठीक है, केवल सडन चेंज हो रहा है आपके बिहेवियर में, जो कि डिएसोसिएटिव डिसऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87, चयन के लाभों का निर्धारण निम्नलिखित में से होता है? पहला ऑप्शन है ए चयन विधियों की वैधता, बी है निम्न चयन अनुपात, सी है सफलता का निम्न आधार, डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या लिखा है। बेनिफिट्स ऑफ सेलेक्शन आर डिटरमाइंड बाई फॉलोइंग, यानी कि सिलेक्शन का जो बेनिफिट है किसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
यानी कि ये वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन मेथड्स उसको डिटरमाइन करता है, लो सिलेक्शन रेशियो और लो बेस रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 88 आपका क्या है, किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं, यानी हु सेड द इंटेलिजेंस हैज़ मल्टी फैक्टर कंपोनेंट्स। पहला ऑप्शन है बेन, बी है स्पीयरमैन, सी है वर्नॉन और डी है एल थर्स्टन। तो इसका जो सही आंसर है मल्टी फैक्टर कंपोनेंट्स की बात किसने की है, एल थर्स्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, बाकी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जो आपका वर्नॉन है, वर्नॉन की जो थ्योरी है इनको हायरार्किकल थ्योरी बोलते हैं। वर्नॉन की जो थ्योरी है हायरार्किकल थ्योरी है, यानी कि पदानुक्रमित सिद्धांत। ठीक है, हायरार्किकल थ्योरी वर्नॉन ने दी है। उसके बाद स्पीयरमैन की जो थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी है। स्पीयरमैन की जो थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, स्पीयरमैन की थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी है, वर्नॉन की पदानुक्रमिक सिद्धांत है और एल थर्स्टन का क्या है, मल्टी फैक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका, यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया। कौन सा परीक्षण बन गया, टर्मन की मापनी ऑप्शन नंबर ए, बी है वेक्सलर्स परीक्षण, सी है बीने परीक्षण और डी है बहुकारक परीक्षण। यानी कौन सा परीक्षण प्रतिमान बन गया, तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, टर्मन की मापनी। जो टर्मन की मापनी थी, ये टर्मन्स स्केल जो था ये एक आइडियल मॉडल बन गया फॉर मैनी इंटेलिजेंस टेस्ट। क्यों बन गया, क्योंकि जो साइमन बिनेट टेस्ट 1905 में बनाया गया था, साइमन बिने ने जो 1905 में ये इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, उसका जो महत्वपूर्ण संशोधन किया था, सबसे महत्वपूर्ण संशोधन ये इन्होंने ही किया था कि इन्होंने 1916 में टर्मन ने ही किया था और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तभी इन्होंने जो है कि आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट दिया है ना, और इन्होंने आईक्यू को ही बुद्धि मापने के सूचक के रूप में, आईक्यू को ही बुद्धि मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट बन गया था, आइडियल मॉडल बन गया था। अब अगर वेक्सलर्स इंटेलिजेंस की बात करें तो 1939 में इन्होंने अपना इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। बिने टेस्ट मैंने बता ही दिया 1905 में, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, और एल थर्स्टन के बारे में मैंने बता ही दिया था कि इन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर जो है अपना मल्टीपल कंपोनेंट्स दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। यह विकृति माँ के 21वें क्रोमोसोम विभक्त न होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, शारीरिक विकलांगता, बी है ऑटिज्म, सी है डाउन सिंड्रोम और डी है बुद्धि क्षति। तो देखिए इसका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपका जो सही ऑप्शन है वो है डाउन सिंड्रोम। अब देखिए डाउन सिंड्रोम होता क्या है, डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम जो है आपका जो माफ़ कीजिएगा, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। देखिए इसके नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई नामों से पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें तो इसको हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। देखिए 3 नामों से जानते हैं, 2 नामों से जानते हैं, एक मंगोलिज्म इसे कहा जाता है, दूसरा ट्राइसोमी 21 भी इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें होता क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, ये 21वें क्रोमोसोम जो हैं विभक्त नहीं होते हैं, माता के जो है मदर्स के 21st क्रोमोसोम जो हैं डिवीज़न नहीं होता है, फेल्योर हो जाते हैं, तो इस वजह से ये रोग हो जाता है। और इस रोग को मंगोलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंगोलिया के जो लोग होते हैं उससे मिलता जुलता बच्चे का चेहरा हो जाता है। और ये एक डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक होता है। ठीक है, और ये 21वें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बना देता है माँ में। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 84 है। देखिए ये अ जेनेटिक डिसऑर्डर, देखिए ऑल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अ जेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर कॉजिंग डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि मैंने बता दिया, और एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोम 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है।
वह कौन सा व्यक्तित्व का शील गुण है जो व्यवहार में बाह्य स्थिति कारकों से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को दर्शाता है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए है आत्ममूल्यांकन, बी है आत्म आकलन, सी है स्वतः निगरानी, डी है आत्मगौरव। तो आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट दैट इंडिकेट्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर्स टू एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर। यानी कि वो कौन सी योग्यता है जो कि किसी भी व्यक्ति को अपने बाहरी वातावरण या सामंजस्य बाहरी वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता को दर्शाता है। तो ये आपका इसका जो सही आंसर होगा ये आपका है सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी कि सी। जब आप खुद के बारे में मॉनिटर करेंगे, खुद को जांचेंगे, आंकेंगे, तो ये आप जो है कि आप समझ पाएंगे कि आपको वातावरण में कैसे खुद को समायोजित करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो स्वतः निगरानी है, सेल्फ मॉनिटरिंग है, वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह कौन सा सिद्धांत है जो यह कहता है कि कर्मचारी काम को पसंद नहीं करते, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और निष्पादन के लिए इनको विवश किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है एक्स सिद्धांत, बी है वाई सिद्धांत, सी है द्विकारक, डी है मैस्लोस। तो देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए, ना टू फैक्टर थ्योरी है ना मैस्लोस थ्योरी, क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं मैस्लोस थ्योरी क्या है और टू फैक्टर थ्योरी किसकी है। अब इन दोनों में क्या है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्स सिद्धांत ए। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं। देखिए एक्स सिद्धांत होता क्या है, तो देखिए थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इसके प्रोपाउंडर कौन है, मैकग्रेगर्स थ्योरी, यानी कि मैक डगलस, इनका पूरा नाम है डगलस मैकग्रेगर्स। इन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट दिया है। थ्योरी एक्स क्या कहता है, एज्यूम्स एम्प्लॉयज हैव लिटिल एम्बिशन, डिसलाइक वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर। यानी कि कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि थ्योरी एक्स ये कहता है या मैकग्रेगर्स ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं कामचोर होते हैं, अपना जी चुराते हैं और इस वजह से जो है कि वे सोचते हैं कि काम ना करना पड़े या मोटिवेट नहीं रहते हैं। लेकिन थ्योरी वाई क्या है, जस्ट इसके अपोजिट होती है। एज्यूम्स एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, डिजायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइक टू वर्क। ये क्या कहती है कि एम्प्लॉय काम करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि देखिए आपका यहाँ दिख रहा है थ्योरी एक्स क्या है, द एज्यूम्शन दैट एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क, आर लेजी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मस्ट बी कोर्स टू परफॉर्म। लेकिन थ्योरी वाई जस्ट इसका अपोजिट है। एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एन्जॉय वर्क को एन्जॉय करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं अपने और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 93 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह तकनीक मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन करती है जिसमें व्यक्तियों से चित्रों पर कहानियाँ बनाने के लिए कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है, इंक ब्लॉट टेक्निक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, सी है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और डी है ड्रॉ अ पिक्चर टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कथ्यपरक आत्मबोध तकनीक यानी कि थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है इसका सही आंसर है। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है इसका सही आंसर है। अब इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए जो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है मुख्य रूप से मर्रे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, मर्रे ने, ठीक है। मर्रे ने 1935 में, बाद में मॉर्गन ने मिल के इसमें क्या किया, कुछ संशोधन किया इस परीक्षण का 1938 में। तो टीएटी कभी कभी पूछा जाता है किसने दिया, तो मर्रे एंड मॉर्गन ऑप्शन सही होगा, या फिर अगर मॉर्गन साथ में ऑप्शन नहीं दे रखा है तो केवल मर्रे होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था संशोधन करने के लिए और मूल रूप से मर्रे ने ये कॉन्सेप्ट लाया था। तो देखिए टीएटी में होता क्या है, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में होता क्या है, टोटल 31 कार्ड होते हैं जिसमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, ठीक है। 30 कार्ड पर क्या बने होते हैं, फिगर बने होते हैं, पिक्चर बने होते हैं, चित्र बने होते हैं और एक कार्ड क्या होता है, सादा होता है, ब्लैंक होता है, ठीक है। एक कार्ड सादा होता है। अब जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करना होता है, हमें मापन करना होता है, उसको उसकी एज के अनुसार और सेक्स के अनुसार हम क्या है कि एज और सेक्स के अनुसार उसको क्या है हम लोग चूज़ कर लेते हैं, 20 कार्ड का चयन कर लेते हैं एज और सेक्स के अनुसार, ठीक है। और फिर उस 20 में से 19 कार्ड पे चित्र अंकित होते हैं और एक कार्ड सादा होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को 20 कार्ड से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक कार्ड के चित्र के आधार पर व्यक्ति को क्या है, जिसका व्यक्तित्व मापन करना होता है, उसे कहानी लिखने को कहा जाता है या कोई भूत वर्तमान जो भी उसको समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें लिखे, ठीक है। ये 3 सेशन में होता है
माफ़ कीजिएगा 2 सत्र में होता है। पहले सत्र में फर्स्ट सेशन में जो है 10 कार्ड दे दिए जाते हैं, फिर सेकंड सेशन जो लास्ट सेशन होता है उसमें 10 कार्ड दे दिए जाते हैं, उसके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ब्लैंक कार्ड दिया जाता है जिस पर जो है व्यक्ति अपने मन से किसी चित्र को मानकर उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए उससे बोला जाता है, ठीक है। तो ये था थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनल अवस्था में वंचन या अतिशक्ति का परिणाम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंसिक्वेंस ऑफ डेप्रीवेशन और ओवर इंडलगेंस ऑफ एनल स्टेज इज, व्हाट इज, सुव्यवस्था से असामान्य की ओर, खाने से सामान्य की ओर, असामान्य की ओर, शरीर से असामान्य की ओर, या डी है परोपकारिता से असामान्य की ओर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है सुव्यवस्था से असामान्य की ओर। इसका सही आंसर क्या है, सुव्यवस्था से असामान्य की ओर। क्यों सही आंसर ये है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या रीज़न है इसका। तो देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो ये थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, इन्होंने अपनी थ्योरी को जो है 5 भागों में बांटा था। 5 स्टेज है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटल। इनकी थ्योरी को साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पर एनल स्टेज की बात हो रही है। दरअसल इनकी थ्योरी को अगर डिस्कस करने लगेंगे तो 2-3 घंटे भी कम होंगे, तो केवल मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं। जो एनल स्टेज होती है 2 से 3 साल तक की उम्र की अवस्था होती है। इसमें होता क्या है, द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसमें बेसिकली चाइल्ड टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। लेकिन अब क्या देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या है, सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अनुरूप कार्य करने के लिए चाइल्ड से अपेक्षा की जाती है। अब आप ऑप्शन पे आइए तो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर सही क्यों यही होगा। अब ऑप्शन क्या है देखिए, एनल अवस्था में वंचन या अतिशक्ति का परिणाम है सुव्यवस्था से असामान्य की ओर, यानी कि एबनॉर्मल कंसर्न विद ऑर्डरलीनेस, यानी कि बच्चों को एक ऑर्डर सिखाया जाता है सोसाइटी के अनुरूप काम करने का, जो कि इस ऑप्शन से मैच कर रहा है एनल स्टेज से। तो इसका जो सही आंसर है एबनॉर्मल कंसर्न विद ऑर्डरलीनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, व्यक्तित्व अनुसूची के प्रशासन में भाव संबंध क्यों स्थापित किया जाता है, वाई रेबर्ट इज स्टेब्लिश इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। अब ऑप्शन ए है फ्रैंक एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्स के लिए, दूसरा है अनएडिटेड एसोसिएशन के लिए, सी है कंसंट्रेशन ऑन आइटम्स ऑफ टेस्ट, और बेस्ट एफर्ट्स टू परफॉर्म वेल। देखिए इसका जो बेसिक या ओरिजिनल रीज़न है वो है स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाएं, यानी कि हमेशा रेपर्ट इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है कि जो जिसका काउंसलिंग की जा रही जो है वो फ्रैंक और ऑनेस्ट रिस्पॉन्स करे, उसको आपके ऊपर विश्वास हो जाए और वो कोई भी बात ना छिपाए, ईमानदारी से सारी बातों को आपको बताए। सबसे बड़ा रीज़न ये है रेपर्ट का। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अग्रगामी प्रयोगात्मक शोध में प्रतिपुष्टि अधिक समझ सुनिश्चित करती है, यानी फीडबैक फ्रॉम पायलट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डज इंश्योर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है इंस्ट्रक्शन, बी है प्रोसीजर, सी है डिज़ाइन और डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फीडबैक अगर आप किसी भी पायलट एक्सपेरिमेंट रिसर्च का जो है कि फीडबैक लेते हैं तो वो हमेशा क्या पता करती है कि इंस्ट्रक्शंस सारे सही है या नहीं, प्रोसीजर सही था या नहीं, डिज़ाइन सही है या नहीं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको देती है, ठीक है। यानी ओवरऑल आपको फीडबैक मिलता है कि पर्टिकुलर चीज़ सही है या गलत है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लिया गया था जो कि इससे रिलेटेड नहीं है पीजीटी से, लेकिन पूछ लिया गया था एज अ करंट अफेयर, शायद ये मान के चलते हैं। डीएमके पार्टी किस राज्य की पार्टी है। तो जो डीएमके पार्टी है वो तमिलनाडु की पार्टी है, ठीक है, उस समय थी। अब ये क्वेश्चन क्या है, बेकार हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, शिशु द्वारा झुंझुने की डोरी खींचना दर्शाता है, यानी कि पुलिंग अ स्ट्रिंग ऑफ अ रैटल बाय एन इन्फेंट डिमॉन्स्ट्रेट, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ड्राइव रिडक्शन, बी है सेटिस्फैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नीड, सी है नीड फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन, डी है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। तो देखिए शिशु द्वारा झुंझुने की डोरी खींचना, यानी कि बच्चे क्या होते हैं, जो बेबीज़ हैं वो हमेशा न्यू स्टिमुलेशन या स्टिमुलस की ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं जब उन्हें उनके पास नए नए स्टिमुलस मिलते हैं। तो वो न्यू स्टिमुलस क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नीड फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। बच्चे डोरी खींचना क्या दर्शाता है, संवेदना उद्दीपन की आवश्यकता को दर्शाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा न्यू वर्ड्स को जानने की भिन्न भिन्न तरीके से कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर माफ कीजिए क्वेश्चन 99 है, किस क्रिया में आवेदकों को सम्मेलन कक्ष में बुलाकर किसी एक प्रकरण अध्ययन की विवेचना करने को कहा जाता है, बिजनेस गेम्स में, इंटेलिजेंस टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में या ग्रुप डिस्कशन में। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आपको खुद ही आंसर समझ में आ जाएगा। किस क्रिया में आवेदकों को सम्मेलन कक्ष में बुलाकर
एक प्रकरण अध्ययन की विवेचना की जाती है। देखिए, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी सिलेक्शन पोस्ट के लिए आते हैं तो हमेशा आपका जीडी होता है, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो जीडी इसीलिए किया जाता है कि आप एक प्रकरण पर अध्ययन की विवेचना करिए, लॉट ऑफ आइडियाज़ निकले और जो सबसे प्रबल दावेदार हो वो उभर के उसमें सामने आ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 100 जो है आपका, यह आधारभूत असामंजस्य अनैतिक एवं आर्थिक विघ्नों का परिणाम है, यानी क्या? दिस इज द रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल माल एडजस्टमेंट, इनजस्टिस एंड इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस, यानी स्ट्राइक्स है या लॉकआउट्स है या कॉन्फ्लिक्ट्स है या वॉर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, हड़ताल, यानी कि स्ट्राइक्स जो है ये क्या है? ये आधारभूत असामंजस्य अनैतिक एवं विघ्नों का परिणाम है। ठीक है, आर्थिक विघ्नों का परिणाम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संवेदनात्मक उत्तेजना बाधित करती है, क्या बाधित करती है? यानी कि संवेदनात्मक उत्तेजना क्या बाधित करती है? अच्छी तरह से सीखी हुई आदत को या शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को, सरल कार्यों के निष्पादन को या अपने नाम के शब्द विन्यास करने को। तो देखिए, ऑप्शन जो है वेल लर्नड हैबिट, जो इमोशनल उत्तेजना है, आप जो अच्छी तरह से आदतें सीख चुके हैं उसको तो बहुत मुश्किल ही होगा बाधित करना। जैसे आप इमोशनली अगर इम्बैलेंस्ड है फिर भी आप ब्रश करना नहीं छोड़ते, आप अपनी डेली रूटीन को करना नहीं छोड़ते हैं, आप सारी क्रियाकलाप दैनिक करते रहते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है सरल कार्य के निष्पादन को। देखिए, जो इजी टास्क होंगे वो भी आप नहीं करना भूलेंगे, ये भी आसानी से कर लेंगे अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तो भी। डी ऑप्शन है एबिलिटी टू स्पेल वंस ओन नेम। तो ये तो देखिए एक तरीके का वैग ऑप्शन है, इसको भी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को बाधित कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है शतरंज के खेल को खेलने की, और बहुत ही काम माइंड होना चाहिए। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। संवेदनात्मक उत्तेजना बाधित करती है किसे? शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किस उद्देश्य के लिए जीवन वृत्ति सूचना व्यावसायिक निर्देशन में दी जाती है? तो अब देखिए, जीवन वृत्ति का मतलब करियर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन वोकेशनल गाइडेंस। क्या पर्पस होता है? चूजिंग अ पर्टिकुलर वोकेशन, सही ऑप्शन है। मेकिंग अ करियर डिसीजन, ये भी सही है। चूजिंग एन एकेडमिक कोर्स, ये भी सही है। यानी कुल मिला के ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्यय के साथ घनिष्ठ संबंध है। किन प्रेरकों का? यानी कि प्राइमरी, जनरल, सेकेंडरी या नेगेटिव। तो इसका जो सही आंसर है गॉड। ठीक है, जो गॉड है सही आंसर इसका क्या है आपका? सेकेंडरी मोटिव्स जो हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपके प्राइमरी मोटिव्स हैं ये तो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ये आपको पूरा करना ही करना है। जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग है, जैसे स्लीपिंग है, जैसे थर्स्ट है, हंगर है, सेक्स है, ये सब हमारे बायोलॉजिकल नीड्स हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। सामान्य इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी सेकेंडरी नीड्स हैं ये हमें लर्निंग दीज मोटिव्स आर क्लोजली टाइड टू द लर्निंग कॉन्सेप्ट से जो है रिलेटेड है। क्योंकि जो सेकेंडरी नीड्स हैं हमारी अचीवमेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी समाज में अपनी इज्जत, समाज में अपना रुतबा, समाज में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो है हमारी सेकेंडरी नीड्स बहुत ही ज़्यादा लर्निंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि लर्निंग कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर है, वह क्या है जिसमें मूल्यांकनकर्ता अभ्यर्थी की प्रतिबल में निर्णय लेने की योग्यताओं, संगठनात्मक योग्यताओं और स्मृति योग्यताओं का निरीक्षण करते हैं? तो देखिए, पीयर इवैल्यूएशन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रोल प्ले ये भी बिल्कुल नहीं होगा, और ग्रुप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ये भी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं कि इनके जो ऑप्शंस हैं ये वैग हैं, अस्पष्ट हैं, बेकार हैं। तो जो इन बास्केट अभ्यास है ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही आंसर है। जो आपका इन बास्केट अभ्यास होता है उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ अंडर स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ एंड मेमोरी एबिलिटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं जॉब्स की, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।